वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। देखो यार, एक माँ जब भी अपनी जायदाद अपने बच्चों में बांटती है ना, तो हो सकता है कि वो अपने सभी बच्चों को इक्वल शेयर देगी, या फिर ये भी पॉसिबल है कि उन बच्चों में से उसका कोई लाडला या लाडली होगी, तो उन लाडलों या लाडली को थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल जाए। यही सब होता है नॉर्मल अपनी फैमिली में, हम भी देखते हैं तो घरों में ऐसी करती है माता। पर आज जो हम मूवी लेकर आए हैं उसमें माँ अपनी जायदाद अपने बच्चों में बांटती तो है दोस्तों, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी जो उसकी बहुत ही करीबी है, उसकी लाडली है, उससे वो अपनी जायदाद में से एक भी पैसा नहीं देती। चौंक गए ना, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। चलो जायदाद में कुछ नहीं दिया ठीक है, लेकिन वो बेटी थी ना जो, वो माँ की कंपनी में बड़ी मेहनत से काम करती है। लेकिन ये एक ऐसी अनोखी माँ है दोस्तों जो अपने वसीयतनामे में ये लिख देती है कि मेरे बाद मेरी बेटी इस कंपनी में काम नहीं कर सकती, मतलब उसकी नौकरी भी छीन लेती है। अब उसकी बेटी का ना तो कोई घर है ना ही नौकरी, लेकिन फिर भी दोस्तों ये उस माँ की सबसे चहीती बेटी है यार। यही कंफ्यूज कर रहा है बहुत ज्यादा। बस इसी कंफ्यूजन ने ये मूवी देखने पे मजबूर कर दिया और फिर हम आ गए आपके लिए बढ़िया सा एक्सप्लेन लेके। उस माँ ने ऐसा क्यों किया जानने के लिए चलिए चलते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। नाम है द लाइफ लिस्ट। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में अपनी हीरोइन एलेक्स को दिखाते हैं, जो एक नया ड्रेस पहनकर अपने बॉयफ्रेंड फिन से पूछती है कि सुनो ना, कैसा लग रहा है ये। वो ठीक से देखता भी नहीं और कहता है बहुत बढ़िया। एलेक्स गुस्से में दूसरा ड्रेस पहनने चली जाती है और फिन एक नंबर का पेटू है दोस्तों। एलेक्स अपने घर से कोई सलाद बनाकर लेकर आई थी जिससे वो मुंह में दबा रहा होता है। ओह माफ करना बाप, ये मत बोल देना कि सैलेड होता है। कोई बात नहीं, सलाद बोलते हैं यार नॉर्मल हम घरों में। तो खाने की एक भी चीज नहीं छोड़ता वो, मतलब इतना भूखा रहता है हर समय। एलेक्स कहती है बस हो गया यार, पेट फट जाएगा, चलो अब, कहकर वो फिन को अपने घर लेके जाती है, जहाँ एलेक्स की भाभी की गोद भराई का फंक्शन चल रहा होता है। अच्छा ये एलेक्स है ना, इसके दो बड़े भाई है, वैसे उनमें से एक भाई की वाइफ की गोद भराई है। वहाँ प्रेग्नेंट औरतें, माएं, दूसरी औरतें बार बार एलेक्स को एडवाइस देने लगती है कि जल्दी शादी कर लो, बच्चे कर लो, लाइफ में सेटल हो जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन एलेक्स उनकी बातों से बहुत ही इरिटेट हो जाती है। और फिन ने तो पहले से ही एलेक्स को समझा के रखा हुआ था कि अगर वो लोग तुम्हें ज्यादा तंग करें तो अपना कान खुजाना और मैं समझ जाऊंगा और फिर हम दोनों तुम्हारे बेडरूम में चले जाएंगे। और ठीक वही होता है दोस्तों, हर कोई एलेक्स को सेटल होने का एडवाइस देने लग जाता है। दूसरी ओर एलेक्स की माँ को दिखाते हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ कब से एलेक्स से मिलना चाह रही थी, लेकिन कोई ना कोई उन्हें बातों में उलझा रहा था। फिर एलेक्स के भाई और भाभी आकर एलेक्स से मिलती है, लेकिन पता नहीं क्यों एलेक्स काफी बोरिंग फील करती है यहाँ पे और वो कान खुजाने लग जाती है। ठीक उसी वक्त फिन भी अपना कान खुजा रहा होता है, तो दोनों हंस देते हैं और चल पड़ते हैं बेडरूम के लिए। फिन तो एलेक्स के बेडरूम में चला जाता है, लेकिन एलेक्स को कोई बातों में उलझा देता है और वो बेडरूम में नहीं जा पाती। दूसरी ओर फिन एलेक्स के लिए एकदम मस्त तैयार होकर खड़ा रहता है, वो भी ये देखिए दोस्तों इस अवतार में, और तो और वो म्यूजिक बजाकर डांस करने लगता है। एलेक्स के बड़े भाई के बच्चे खेलते हुए ऊपर चले जाते हैं और एलेक्स के बेडरूम में घुस जाते हैं। फिन का ये ऐसा रूप देखकर वो तो चौंक जाते हैं कि ये क्या है। तो फिन झट से हेड से अपनी इमारत छुपा लेता है जल्दी से, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो पूरे घर में ढिंडोरा पीट देते हैं कि वहाँ अंकल नंगे नाच रहे थे। सबके जाने के बाद दोस्तों माँ बेटी रात को एक दूसरे से लिपट कर एलिजाबेथ के बेडरूम में लेटी होती है। एलिजाबेथ कहती है बेटा आज पूरा दिन मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन बात हो नहीं पाई। और बातों ही बातों में दोस्तों एलिजाबेथ फिन के नाम से एलेक्स को चिढ़ाती भी है कि काफी रोमांटिक लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। खैर तुम बचपन से एक टीचर बनना चाहती थी ना, लेकिन अब मेरी कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग का काम कर रही हो, तुम्हें इसका अफसोस नहीं है क्या। एलेक्स कहती है मुझे अफसोस नहीं माँ, बल्कि मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपनी माँ की कंपनी में काम करती हूँ। मैं बस आपके साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा। वैसे मैंने फिन के साथ उसका कमरा शेयर करने का फैसला किया है, क्योंकि इससे रेंट वगैरह में बचत होगी ना। एलिजाबेथ कहती है देखो बेटी मुझे वो काफी क्यूट लगता है, लेकिन तुम सोच समझ कर फैसला लेना। अच्छा लड़का है, लेकिन इस उम्र में भी वो वीडियो गेम्स खेलता फिरता है, बताओ ना कोई ढंग का काम करता है और ना ही कुछ कमाता है। और वो सब छोड़ो एलेक्स, मैं तुमसे एक और जरूरी बात करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों वो बात बताने से पहले ही एलेक्स समझ जाती है और पूछती है क्या वो कहीं और फेल हो गया। एलिजाबेथ कहती है हाँ। तो एलेक्स कहती है अरे जब पहले कैंसर हुआ था तो उसका ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया था ना, दोबारा वही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एलिजाबेथ एलेक्स को गले लगाकर उसको समझाती कि बेटा नहीं, इस बार काफी सीरियस मामला है और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अब ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। अगर ट्रीटमेंट लिया भी ना तो रोग से ज्यादा दर्द मुझे ट्रीटमेंट से होगा। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पता नहीं मेरे बाद तुम क्या करोगी। यानी कि दोस्तों एलिजाबेथ को कैंसर हो गया है। एलेक्स भी रोती कि माँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। और यहाँ से सीधे अगले सीन में ओ माय गॉड एलिजाबेथ का फ्यूनरल हो रहा है, यानी कि कैंसर से उसकी मौत हो चुकी है। फ्यूनरल के बाद घर में रिश्तेदार वगैरह आए होते हैं और सभी के लिए दावत बनाई गई होती है। वहाँ पे फिन प्लेट भर के खाना लेकर आ जाता है जैसे कि वो हमेशा करता है। फिर एलेक्स के पिता को दिखाते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे ठीक से बात नहीं करती, लगता है इन दोनों की बनती नहीं है। खैर दोस्तों फिलहाल सभी के सभी एलिजाबेथ के लॉयर से मिलने निकल पड़ते हैं, जिसके पास एलिजाबेथ का लिखा वसीयतनामा है। रास्ते में तो ये दोनों भाई डिस्कस कर रहे होते हैं कि माँ की कॉस्टली पेंटिंग किसे मिलेगी, उनका घर किसे मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बहू कहती है कि एलेक्स कब से उनकी कॉस्मेटिक्स कंपनी संभाल रही है, जरूर माँ
जी ने कंपनी एलेक्स के नाम की होगी। आखिर सभी पहुंच जाते हैं वहाँ ऑफिस में, तो वहाँ पे एक यंग आदमी आकर बैठा होता है। ये लोग पूछते हैं तुम कौन हो, लॉयर कहाँ है? तो वो कहता है कि देखिए मैं इस फर्म का एसोसिएट लॉयर हूँ। तो एलेक्स उसका मजाक उड़ाती है, कह रहे तुम तो दिखने में कॉलेज स्टूडेंट लगते हो। तो तब वो अपना नाम ब्रैड बताता है और इन सबको वो नाम से जानता है दोस्तों। वो बताता है कि मेरे ही हाथों आपकी माँ ने ये वसीयतनामा लिखवाया था। वो बेचारी अपने दिन गिन रही थी, लेकिन तब भी उसका मजाकिया नेचर जरा भी कम नहीं हुआ था और फिर वो वसीयतनामा पढ़ने लगता है जिसमें एलिजाबेथ कीमती पेंटिंग्स एक बेटे को दे गई थी, एलिजाबेथ की एक और प्रॉपर्टी दूसरे बेटे को दे दी गई थी। ये लोग तो नोटपैड में लिख लेते हैं कि किसको क्या दिया गया है। एलिजाबेथ ने लिखा होता है कि उसका घर जहाँ एलेक्स फिलहाल रह रही है वहाँ इनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 90 दिन रह सकते हैं। उसके बाद उस घर को वो बेच सकेंगे या नहीं, वहाँ रह सकते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं लिखा होता है दोस्तों। तो एक बेटा पूछता है हम वो घर क्यों नहीं बेच सकते? एलेक्स कहती है कि वो घर माँ को बहुत ही प्यारा था, हम सब वहीं पे पले बड़े हुए हैं, शायद इसीलिए माँ उसको बेचना नहीं चाहती थी। और दोस्तों अब वो कॉस्मेटिक कंपनी जिसको एलेक्स संभालती है उसके शेयर्स में से हर बच्चे को 20% शेयर दिए जाएंगे, लेकिन उन शेयर से फिलहाल इनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनेगी तब जाकर वो अपने शेयर्स को बेचकर मुनाफा कमा पाएंगे। उससे पहले ये लोग उस कंपनी को कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बचे हैं 40% शेयर्स और उस कंपनी की सीईओ की पोजीशन। तो ये दोनों ही एलिजाबेथ ने अपनी एक बहू के नाम कर दिया था। और एलेक्स एकदम से शॉक दोस्तों, क्योंकि उसने अपनी माँ की उस कंपनी की तरक्की के लिए इतना कुछ किया था, लेकिन यार ये स्ट्रेंज हो गया। माँ ने कंपनी बहू के नाम कर दी और बहू खुद भी चौंक जाती है कि ये क्या कर दिया माँ जी ने। और तो और दोस्तों जो मार्केटिंग हेड वाली पोजीशन थी वो भी उसी बहू को मिलेगी, ये भी एलिजाबेथ ने वसीयत में लिखा हुआ था। एलेक्स से बेचारी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो ब्रैड से पूछती है कि माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या इसकी कोई वजह थी? तो ब्रैड कहता है कि नहीं, लेकिन एलिजाबेथ ने दोस्तों एलेक्स के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसने लिखा था कि वसीयतनामा पढ़ने के बाद तुम अकेले में ब्रैड से मिलना, वो तुम्हें कुछ बातें बताएगा। लेकिन एलेक्स तो काफी गुस्से में होती है कि मैंने 3 साल से खून पसीना एक करके इस कंपनी को ऊपर उठाया, पर माँ को इस बात का जरा भी लिहाज नहीं था। मुझे अपनी लाडली औलाद कहती फिरती थी, लेकिन जब जायदाद की बात आई तो ये क्या कूड़ा भी नहीं दिया मुझे। ब्रैड कहता है कि देखो बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर मत पहुंचो, तुम्हारी माँ एक बहुत ही समझदार औरत है, थी, उन्होंने जो कुछ किया है जरूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, सब्र से काम लो। तुम और तुम्हारी माँ एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज थी मैं बखूबी जानता हूँ, उन्होंने तुम्हारे लिए जरूर कुछ बढ़िया ही सोच के रखा होगा, मेरा विश्वास करो। और ये लो कहकर वो एलेक्स को एक सीडी देता है और कहता है कि ये तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारे लिए दिया था, इसे प्ले करके देखो जरा। वैसे तुम्हारे पास सीडी प्लेयर तो है ना? एलेक्स कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास है, वो हमेशा वीडियो गेम्स जो खेलता रहता है, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ जो किया वो भी मरने के बाद वो सरासर नाइंसाफी है। ठीक है मैं देखती हूँ, मेरा लॉयर जल्दी आपसे मिलेगा और उसके सवालों के जवाब तैयार रखना आप। कहकर वो ब्रैड को धमका कर चली जाती है, इतने गुस्से में होती है वो। तो ब्रैड बड़बड़ाने लगता है कि तुम्हारा वो बदकिस्मत लॉयर मैं ही तो हूँ और किसको लाने की बात कर रही हो। एलेक्स बेचारी रोते हुए घर आ जाती है और सबसे पहले उस कवर को खोल के देखती है, उसमें कागज होता है। जब एलेक्स 13 साल की थी ना तो उसके क्लास में हर बच्चे को ये लिखना था कि वो लाइफ में क्या क्या करना चाहती है, उन्हें लाइफ के लिए एक टू डू लिस्ट बनानी थी। तो एलेक्स ने एक लिस्ट बनाई थी जिसे माँ ने इतने साल संभाल कर रखा और अब ब्रैड के जरिए उसको एलेक्स के हाथों में पहुंचाया। सबसे पहले पता है दोस्तों एलेक्स ने लिखा था वांट टू बी अ ग्रेट टीचर। सेकंड पॉइंट था मेक पीस नॉट वॉर विद डैड, यानी कि पापा से सुलह करना। एलिजाबेथ का एक फेवरेट सॉन्ग था दोस्तों जिसको एलेक्स ने पियानो पर बजाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कभी ठीक से बजा नहीं पाई थी, इसलिए उस वक्त एलेक्स ने लिखा था कि मुझे कैसे भी करके वो धुन सीखनी है बजाना। अगले पॉइंट में एलेक्स ने लिखा था कि मुझे किसी की मदद करनी है, किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाना है। हाँ एलेक्स को स्टैंड अप कॉमेडी करने का बड़ा शौक है दोस्तों, लेकिन वो कभी कर नहीं पाई, इसीलिए एलेक्स ने उसमें लिखा था कि एक दिन स्टैंड अप कॉमेडी करना है। अगला था टैटू करना, लेकिन माँ ने रेड इंक से उस पे लिखा था कि टैटू करने की जरूरत नहीं है, मत करना। अगला पॉइंट था दोस्तों एलेक्स खुले आसमान के नीचे पूर्णिमा की रात को कैंप करना चाहती थी, फिर मॉबी डिक बुक पढ़ना है, फिर ड्राइविंग सीखना है, फिर फाइंड ट्रू लव, फिर प्ले 1-on-1 विद फेमस बास्केटबॉल प्लेयर। ये लिस्ट एलेक्स ने 13 साल की उम्र में बनाई थी। फिलहाल एलेक्स उस कवर में से एक सीडी निकालती है जो कि एलिजाबेथ ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें एलिजाबेथ कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी गुस्से में हो कि माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऊपर से मेरी नौकरी छीन ली, यही ना? लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है कि माँ जो करेगी तुम्हारे अच्छे के लिए करेगी तो थोड़ा सब्र से मेरी बातें सुन लो बेटा। कहकर वो यही टू डू लिस्ट वाला पेपर दिखाती है। दरअसल दोस्तों एलेक्स ने बचपन में जो टॉयज दूसरी चीजें वगैरह रखी हुई थी उन्हें एलिजाबेथ ने इतने साल संभाल के रखा था। वो कहती बेटा ये लिस्ट तुमने 13 साल की उम्र में बनाई थी, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर आइडिया था कि तुम्हें लाइफ में ये सब करना है, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और इस उम्र में क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई टू डू लिस्ट है कि मैं लाइफ में ये सब करना चाहती हूँ? नहीं ना, यानी तुम्हारा कोई क्लियर गोल है ही नहीं।
मुझे लगता है कि तुम खुद जो हो उसे भुलाकर बस लाइफ में सेफ रास्ता ढूंढकर उसी पे चली जाना चाह रही हो। तुम्हारा पहला विश था एक टीचर बनना, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या तुमने कोई एफर्ट मारा? नहीं। फिर ये टैटू बनाना, मेरी मानो ये टैटू वाला विश तुम छोड़ ही दो, एकदम बेकार लगेगा। और रही बात फाइंडिंग ट्रू लव की, तो मैं जानती हूँ तुम फिन से प्यार करती हो, लेकिन बेटा मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रू लव है। जब तक मैं सही सलामत थी तो तुम्हारे हर मुसीबत से बचा लेती थी तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ टास्क रखे हैं। इस टू डू लिस्ट में से तुम जैसे जैसे हर टास्क पूरा करोगी, तुम्हें हर टास्क के बाद ब्रैड तुम्हें मेरा एक सीडी देगा, और जब तुम इस टू डू लिस्ट के सारे टास्क पूरे कर लोगी तो तुम्हारे पास आएगा एक बढ़िया सा रेड कवर। इस कवर में वो होगा जो मैं तुम्हें असल में देना चाहती हूँ। अगले सीडी में फिर मिलेंगे, बाय कहकर एलिजाबेथ उस वीडियो को एंड कर देती है। हाँ दोस्तों, लगता है एलिजाबेथ ने जरूर किसी कारण से एलेक्स के लिए ये सारी चीजें की थी। एलेक्स ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताती है तो वो कहती है जायदाद की खातिर ये सब करने की क्या जरूरत है। दूसरी कहती है कि जरूरत है, बिना जायदाद के ये गुजारा कैसे करेगी। वैसे कोई तुम्हारा ट्रू लव है या नहीं, ये जानने के लिए तुम्हें खुद से 4 सवाल पूछने होंगे। अगर उन सारे सवालों के जवाब में तुम्हारे मन में अपने तुम्हारे पार्टनर का नाम आता है तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारा ट्रू लव है। पहला सवाल, तुम अपने मन में जो कुछ भी सोचती हो, क्या उन बातों को बिना सेंसर किए तुम अपने पार्टनर को खुल के बता सकती हो? दूसरा सवाल, क्या वो प्यार से पेश आता है? तीसरा सवाल, क्या वो तुम्हें इतने अच्छे से समझता है कि वो तुम्हारे बेस्ट वर्जन को भरकर बाहर लाने के लिए अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारे? चौथा सवाल, क्या तुम उसे अपने बच्चों के बाप के रूप में इमेजिन कर पाती हो? अगर इन सारे सवालों के जवाब में तुम्हारे मन में फिन का नाम आता है तो वही तुम्हारा ट्रू लव है। इस तरह ट्रू लव को पहचानने का बढ़िया तरीका बताकर जाती है एलेक्स की फ्रेंड। दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो ये मेथड ट्राई कर सकते हो। खैर, एलेक्स फिन के घर जाती है तो वो एज यूजुअल गेम खेल रहा होता है और कहता है कि मैं गेम डेवलप कर रहा हूँ। ऊपर से दोस्तों वो नशीला पदार्थ मुंह से और नाक से अंदर खींचने लगता है। एलेक्स तो गुस्से में पूछती ये सब चल क्या रहा है फिन? तो वो कहता है कि नशे की हालत में गेम आसान होना चाहिए और नॉर्मल हालात में मुश्किल, उसी को बस टेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह कोई भद्दा सा लॉजिक बताकर वो गेम खेलने में मस्त रहता है। कोई परवाह नहीं होती उसको कि एलेक्स आई हुई है। अब ऐसे गधे को कोई अपने बच्चों के बाप के रूप में इमेजिन क्या ही करेगा यार, बिल्कुल नहीं। फिर एलेक्स का वो टू डू लिस्ट देखकर उसकी खिल्ली उड़ाता है वो कि ये सब बेहुदा बातें हैं, ये टू डू लिस्ट फूडू लिस्ट ये बेकार। और तो और दोस्तों, उसे बिल्कुल भी लिहाज नहीं होता कि एलेक्स लाइफ में क्या करना चाहती है। वो बस अपने धुन में मस्त होता है, अपने गेम में लगा रहता है कि फ्यूचर में मुझे एक गेमिंग कंपनी खोलनी है, उसमें मैं तुम्हें सीईओ बनाऊंगा। तो एलेक्स चिढ़ जाती है कि बिना तनख्वाह के काम करने वाली गुलाम ढूंढ रहे हो राइट, और चाहते हो कि मैं वो गुलाम बन जाऊं। लिस्ट में टैटू शब्द देखकर वो ये नहीं सोचता कि एलेक्स क्या टैटू करना चाहती है। उसने अपने हाथों में जॉयस्टिक जैसा कुछ टैटू किया होता है और कहता है कि अच्छा एक काम करो, तुम भी ये वाला टैटू लगा लेना। और इस तरह चारों के चारों सवालों में ये पागल फिन फेल हो जाता है। इसीलिए एलेक्स तो हमेशा हमेशा के लिए उसको टाटा बाय बाय कर अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़ती है सीधे अपनी माँ के घर। आखिर एलेक्स 90 दिनों तक यहाँ रह तो सकती है, यही तो जायदाद में लिखा था। फिर वो ब्रैड के पास जाकर कहती है कि मैं ये सारे टास्क करने को तैयार हूँ, कहकर वो अपने ब्रेकअप के बारे में भी बता देती है। तो वहाँ एक औरत की फोटो होती है दोस्तों। तो एलेक्स पूछती है ये कौन है? वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बहुत ही सुंदर है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बहुत बढ़िया सिलेक्शन है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें टाई सिलेक्ट करना नहीं आता शायद, काफी बेकार सा टाई पहना हुआ है तुमने। अब एलेक्स अपना पहला टास्क शुरू करती है, यानी मॉबी डिक बुक पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते वो सो जाती है और अपना स्टेशन मिस कर देती है। फिर पियानो पर एलिजाबेथ का फेवरेट सॉन्ग प्ले करने की वो कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से प्ले नहीं कर पाती। फिर टैटू करने की सोचती है, लेकिन आखिर में स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करने का फैसला करती है। पासी के पब में जाकर वो स्टैंड अप कॉमेडी करती है। ब्रैड भी देखने आता है, लेकिन ऑडियंस में एक आदमी उसको बुरी तरह चिढ़ाता है और एक पॉइंट पर उसकी बातें हद पार कर जाती हैं। तो एलेक्स उल्टा उसी का मजाक बनाकर सभी को हंसा देती है और उस आदमी की फिर क्या नाक कट जाती है दोस्तों। ऑडियंस में से एक आदमी आकर माइक पे कहता है कि ये एलेक्स का कॉमेडी सुनकर लगता ही नहीं कि वो पहली बार स्टेज पे कॉमेडी कर रही है। सभी एलेक्स की खूब तारीफ करते हैं। टू डू लिस्ट में एक टास्क पूरा करने के बाद ब्रैड एलेक्स को एलिजाबेथ का दूसरा सीडी देता है, और क्योंकि एलेक्स के पास सीडी प्लेयर नहीं है तो वो अपना लैपटॉप देता है जिसमें एलेक्स सीडी को प्ले कर पाएगी। अब इस वीडियो में एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता है तुम ये चैलेंज जरूर स्वीकार करोगी बेटा, अपनी सेफ और बोरिंग लाइफ से जरा बाहर निकलकर कुछ एडवेंचरस काम करके दिखाओ और दिन में कम से कम एक बार ऐसा कोई काम करो जिसे करने से तुम्हें डर लगता है। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं आपको, हम में से कई लोग अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी मांगने से डरते हैं, इंक्रीमेंट मांगने से डरते हैं। इस तरह की कई बातें हैं जिन्हें करने से हम डरते हैं और करते भी हैं तो वो भी डर डर के। तो एलिजाबेथ ये एडवाइस देती है कि अपने डर से मत डरो, ना उससे दूर भागो, उसका सामना करो और वो काम करो जिसे करने से तुम्हें पहले डर लगता था। ये सारी बातें ब्रैड भी सुन रहा होता है। बाद में वो कहता है कि मैं भी अपने सीनियर लॉयर से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कब तक वो अपना एसोसिएट बना के रखेंगे, मुझे कब अपना पार्टनर बनाएंगे, वो सारी चीजें पूछूंगा उनसे मैं। एलेक्स कहती है तो फिर पूछ क्यों नहीं ले लेते, पूछो अभी। लेकिन ब्रैड कहता है आज नहीं कल पूछूंगा, या फिर परसों नहीं नटसों, या फिर अगले हफ्ते पूछता हूँ।
नहीं यार, अगला महीना सही रहेगा। ये कहकर वो हंस देता है और कहता है कि मैं एक चिल्ड्रंस शेल्टर होम को जानता हूँ जहाँ उन्हें एक टीचर की जरूरत है। 6 महीने का टेम्पररी पोजीशन है, तुम ट्राई करना चाहती हो तो करो, मैं बात कर लूंगा उनसे, सैलरी भी मिलेगी वैसे। तो एलेक्स भी मान जाती है दोस्तों। और अब एलेक्स उस बुक को, जिसका नाम मॉडी डिक है, उसको आधा पढ़ चुकी थी। एक दिन वो ट्रेन में जा रही होती तो सामने एक स्मार्ट आदमी बैठा होता है। वो कहता है कि मैंने भी ये बुक पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन पहले चैप्टर से आगे बढ़ नहीं पाया। फिर भीड़ आ जाती है और एलेक्स उसको बाय कहकर उतर जाती है। इसके बाद एलेक्स उस चिल्ड्रंस शेल्टर के स्कूल में जाती है जहाँ हर बच्चे के रिकॉर्ड्स एक फाइल में होते हैं। हर एक को किस तरह से ट्रीट करना है, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं, किन बातों से वो भड़क जाते हैं वगैरह वगैरह सब लिखा होता है। तो वहाँ की सीनियर टीचर कहती है इन बच्चों को जो टीचर पढ़ा रही थी वो तो मैटरनिटी लीव पे गई हुई है, इसीलिए अगले 6 महीने में तुम्हें उन बच्चों को सिखाना होगा, उनको संभालना होगा। अब एलेक्स फाइल को देख ही रही होती है कि इतने में बेल बज जाता है और बच्चे क्लास में आ जाते हैं। उन्हें चुप कराकर लेसन शुरू करते करते एलेक्स की हवा निकल जाती है। बच्चे बड़े खतरनाक थे यार। फिर एक चैप्टर पढ़ाकर उसके बारे में लिखने को कह देती है। तो एक लड़का लिखने के बजाय कोई ड्राइंग बनाता है। एलेक्स उसके ड्राइंग बुक को ले लेती है और कहती है पहले लिखो फिर अपना ड्राइंग बुक लेना मुझसे। तो वो लड़का गुस्से में अपना ड्राइंग बुक छीन कर बाहर आ जाता है। एलेक्स उसके बारे में कंप्लेंट करने जाती है तो सीनियर टीचर कहती है देखो उस लड़के के फाइल में साफ साफ लिखा था कि कभी उससे उसका ड्राइंग बुक मत छीनना, तुमने पढ़ा नहीं क्या? एलेक्स कहती है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, तब तक तो बेल बज गया था। अब वो टीचर एलेक्स को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है जो कि इन बच्चों को हैंडल करने में स्कूल की मदद करता है। वो साइकेट्रिस्ट कोई और नहीं, वही स्मार्ट आदमी है दोस्तों जिसे एलेक्स ने ट्रेन में देखा था, जो कह रहा था कि मैंने भी ये बुक पढ़ी है, इसका नाम है एलन। वो एलेक्स को बताता है कि उस लड़के को देखो, फोर्स मत करो, हम क्या है ना उसको धीरे धीरे बदल सकते हैं, एक दिन में नहीं होगा कुछ भी। फिर एलेक्स अपना अगला टास्क करती है, यानी नो वॉर पीस विद डैड। अपने पापा से सुलह करने के लिए वो उनके साथ डिनर के लिए जाती है, लेकिन पापा जानते हैं कि एलेक्स हमेशा ही लेट आती है, इसीलिए वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और आज भी वो लेट ही आती है दोस्तों। डिनर करते वक्त वो अपनी माँ की बहुत बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करती है कि वो कितनी अच्छी है, मतलब थी। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो बेटा, तुम्हारी माँ उतनी दूध की धुली नहीं थी। और अब एलेक्स बिगड़ जाती है दोस्तों कि माँ के बारे में आप इतना गंदा सोचते हैं, ऐसा क्या क्या मेरी माँ ने बताइए, क्या आपको धोखा दिया? तो पापा कहते कि नहीं। ये कहकर वो बिल भरते हैं दोस्तों। अपने सवाल का एक क्लियर जवाब न पाकर एलेक्स से रहा नहीं जाता और वो बार बार वही सवाल पूछती है। तो पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पैदा होने से लगभग 1 साल पहले ही मुझे उसका सच पता चला और तब से हमारी रिलेशनशिप में दरार पड़ गई और बाद में हम अलग भी हो गए। सुनकर एलेक्स शॉक हो जाती है दोस्तों, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर वो अपने भाइयों और भाभियों को बुलाकर बता देती है कि मेरे पैदा होने से पहले ही माँ और पापा एक दूसरे से अलग हो गए थे, मतलब मेरा बायोलॉजिकल पिता कोई और है क्या? और तब पापा उसे बताते हैं कि बेटा तुम्हारा बायोलॉजिकल पिता एक म्यूजिशियन है। उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो ब्रैड से मिलती है। फिर दोनों ब्रैड के लिए टाई सिलेक्ट करने जाते हैं क्योंकि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, पर अपने ब्रैड को तो ढंग का टाई सिलेक्ट करना आता नहीं, इसीलिए एलेक्स उसकी मदद करती है और बढ़िया सा टाई सिलेक्ट करके दे देती है। और फिर उस टाई के साथ जचने वाली सही शर्ट वगैरह भी खरीद देते हैं। और फिर ब्रैड एलेक्स को अगला सीडी देता है दोस्तों, क्योंकि एलेक्स ने मॉबी डिक पूरा पढ़ लिया था। दोनों काफी खुलकर बातें भी करते हैं। ब्रैड कहता है कि मैं भी वही बुक पढ़ रहा हूँ आजकल। अब दोस्तों जो लेटेस्ट सीडी आई है, उस सीडी में एलिजाबेथ ने कहा होता है कि पियानो सीखो और मेरा फेवरेट सॉन्ग उसमें ठीक से प्ले करो। एलेक्स को बचपन में एक पियानो टीचर सिखाती थी। अब एलेक्स उन्हीं के पास फिर से सीखने जाती है और वो भी सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो एक शर्त रखती है दोस्तों कि तुम्हें भी मेरे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह स्टेज पे अपना पहला परफॉर्मेंस देना होगा। एलेक्स मान जाती है और फिर से पियानो सीखने में लग जाती है, खूब प्रैक्टिस करती है। और वो लड़का जो क्लास में ध्यान नहीं देता और ड्राइंग करता रहता है ना, एलेक्स उसको ड्राइंग्स के बारे में एक बुक देती है और कुछ लेसन्स को एलेक्स ने एक म्यूजिकल ड्रामा के तौर पर रिकॉर्ड किया होता है। उसकी सीडी भी वो उस लड़के को देती है और कहती है कि जब वक्त मिले तो देख लेना। लेकिन वो लड़का तो बाहर आकर उन चीजों को सड़क पर फेंक कर जाता है। एलेक्स को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो एलन से इस बारे में कंप्लेन करने जाती है। एलन को दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाना था आज, लेकिन लगता है गर्लफ्रेंड ने डेट कैंसिल कर दिया। एलन कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, मुझे जाना होगा, तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें अपनी बात मुझे बताने का भी मौका मिल जाएगा। एलेक्स भी उसके साथ चली जाती है दोस्तों। और उस पार्टी में बहुत ऊंचे कद वाला बास्केटबॉल प्लेयर आया होता है। एलेक्स पूछती है क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? तो एलन कहता है कि मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उससे, आओ। और उसी पार्टी में ब्रैड और उसकी गर्लफ्रेंड भी आए होते हैं दोस्तों, और ब्रैड की गर्लफ्रेंड को एलन भी जानता है। फिर पता चलता है कि ब्रैड की गर्लफ्रेंड किसी जमाने में एलन को डेट करती थी, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था। इस बारे में ब्रैड और एलन बात कर रहे होते हैं और तब दिखाते हैं कि एलेक्स उस लंबे प्लेयर के साथ बहुत ही घुल मिलकर बातें कर रही होती है। बड़ी
खुश दिखती है वो। और तो और उस प्लेयर ने उसको अपना ईमेल भी दे दिया था। ये जानकर एलन एलेक्स की बड़ी तारीफ करता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर बातों ही बातों में दोनों किस करने लगते हैं। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और अब एलन और एलेक्स एक दूसरे को अच्छी तरह डेट करते हैं। वो एलन को अपने परिवार से मिलवाती है। एलेक्स के असली पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसी बीच एलेक्स काफी अच्छा पियानो बजाना सीख लेती है और जैसा कि टीचर ने कहा था उसका डेब्यू स्टेज परफॉर्मेंस में होगा। एलेक्स बहुत बढ़िया प्ले करती है, इस वजह से उसकी माँ का अगला सीडी उसको मिल जाता है। एलिजाबेथ एलेक्स और उसके भाइयों को बचपन में कार वगैरह साफ करने को कहती थी और उससे जो पैसे मिलते उन्हें वो ऑर्फनेजेस में डोनेट कर देती थी। लेकिन बच्चे ये बात नहीं जानते थे उस समय और वो प्लान करते थे कि इन पैसों से गेमिंग डिवाइसेस खरीदेंगे। इस बारे में एलिजाबेथ अपनी वीडियो में बता रही होती है दोस्तों, और एलेक्स को उसका अगला टास्क बताती है वो, जो कि एलेक्स ने उस टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था, यानी अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव लाना। इस टास्क के लिए एलेक्स एक ऑर्फनेज के लिए डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती है, जिसे प्रमोट करने के लिए वो गेस्ट के तौर पर उस फेमस बास्केटबॉल प्लेयर को इनवाइट करती है। उसे देखने के लिए तो बहुत लोग आते हैं दोस्तों, और उसके साथ एलेक्स भी खेलती है। ऑर्फनेज के बच्चे भी बड़े खुश होते हैं ये देखकर। अब उसको अगला सीडी मिलता है दोबारा, जिसमें एलिजाबेथ ने कहा था कि ड्राइविंग सीखो, क्योंकि एलेक्स ने ये भी अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था। एलेक्स वो भी सीख लेती है, लेकिन गाड़ी एकदम जिग जैग चलाती है। फिर क्लास में एलेक्स ने स्टूडेंट्स को कुछ लिखने के लिए कहा होता है, और वो लड़का दोस्तों जो एलेक्स की बात नहीं मानता और ड्राइंग करता रहता है ना, आज उसने वो सब लिखा था जो कि एलेक्स ने लिखने के लिए कहा था। मतलब सुधर गया, लेकिन उसने अपनी लिखावट से एक ड्राइंग बनाई थी। वाकई में काफी टैलेंटेड बच्चा मालूम होता है दोस्तों, लेकिन किसी वजह से बड़ा चिड़चिड़ा रहता है वो। एलेक्स समझ पाती है कि उस लड़के की लाइफ में वो कोई बदलाव तो जरूर ला रही है। एलेक्स और एलन यहाँ काफी क्लोज हो जाते हैं। एलेक्स उसको अपने फ्रेंड से मिलवाती है। अब एक दिन की बात है, एलेक्स सड़क के उस पार पापा को देखती है जो कि जल्दी में होते हैं। एलेक्स को बाय कहकर वो टैक्सी में कहीं चले जाते हैं। इसके बाद एलेक्स फिर मिलती है ब्रैड से, जो टास्क खत्म करने के लिए एलेक्स को अगला सीडी देता है। एलेक्स के असली पापा को ढूंढने के लिए ब्रैड ने दोस्तों एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया हुआ है, और वो कहता है कि उन्हें मैंने पेमेंट भी दे दिया, तुमसे जब बन पड़े मुझे वो रकम दे देना, कोई जल्दी नहीं है। एलेक्स बड़ी खुश होती है और उसके गाल पे किस करके थैंक करके चली जाती है। फिर दोनों पार्क में बैठे बातें कर रहे होते हैं। दोनों अपनी अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में काफी बातें शेयर करते हैं। एलन और एलेक्स हमेशा एलन के घर पे मिला करते हैं दोस्तों। तो एलेक्स कहती है कि तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आते, हमेशा मुझे अपनी दुनिया में घसीटते रहते हो, कभी मेरी भी दुनिया में आकर रहो ना। एलन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन आज एलन के कुछ फ्रेंड्स उसके घर पे आने वाले हैं दोस्तों, और वो एलेक्स से मिलना चाहते हैं, इसलिए एलेक्स एलन के घर पे आ जाती है। और अब एलन की एक फ्रेंड ने कोई बुक लिखा है, उसी के बारे में सभी बातें करने लगते हैं। लेकिन एलेक्स उसके मुंह पे कह देती कि सॉरी, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, और इस बात से एलन जरा सा हर्ट हो जाता है। एक महीने के बाद एलन एलेक्स के घर में रहने के लिए आता है, क्योंकि एलेक्स यही चाहती थी। एलेक्स ने अपने परिवार को भी इनवाइट किया हुआ था, और वो सभी के सभी चपड़ चपड़ बातें करते रहते हैं। ये सब एलन को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो पहले ऐसे माहौल में नहीं रहा। उसे लगता है कि शायद ये लोग एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे। और तब कोई एलन को बताती है कि एलेक्स को अभी तक अपना ट्रू लव नहीं मिला, अगर मिला होता तो उसने अपने टू डू लिस्ट में उस पॉइंट पे टिक किया होता। ये बातें सुनकर एलन को जरा गुस्सा आता है, और वो उसी रात एलेक्स से इस बारे में पूछ ही लेता है कि क्या मैं तुम्हारा ट्रू लव नहीं हूँ। इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और एलन गुस्से में चला जाता है दोस्तों। इसी बीच एलेक्स के बायोलॉजिकल पापा का पता चल चुका था, जो कि यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। उनसे मिलने के लिए एलेक्स, ब्रैड और उसकी गर्लफ्रेंड कार में निकलते हैं। आखिर वो एक होटल पहुंच जाते हैं और वहाँ एलेक्स और ब्रैड रिसेप्शन में बात करने जाते हैं। लेकिन उन दोनों के बर्ताव से ब्रैड की गर्लफ्रेंड को लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर असल में ब्रैड और एलेक्स ने अलग अलग कमरे बुक किए थे, जिसे वो डीलक्स रूम में अपग्रेड करने की बात कर रहे थे। पर ब्रैड की गर्लफ्रेंड को लगता है कि ब्रैड और एलेक्स को आपस में प्यार हो गया है दोस्तों, और इस बात से उसको थोड़ा जेलस फील होता है। फिर दोनों अपने अपने कमरों में सेटल हो जाते हैं। अब एलेक्स और ब्रैड एलेक्स के असली पापा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। एलेक्स पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही क्या? ब्रैड कहता है उसे कोई जरूरी काम आ गया, वो शहर चली गई। दोनों अब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ एलेक्स के पापा यानी असली पापा म्यूजिक बजा रहे होते हैं। ये दोनों उन पर से नजरें हटाते ही नहीं। इस बात को वो भी नोटिस कर लेते हैं और आकर पूछते हैं कि मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हो क्या? लेकिन जब ब्रैड एलेक्स का नाम बताता है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये उनकी बेटी है। अब अगले सीन में दोस्तों एलेक्स और उसके पापा एक टेबल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। ब्रैड दूसरे टेबल पर बैठा होता है ताकि बाप बेटी अकेले में बात कर सके। एलेक्स पूछती है क्या आपको इतने सालों में एक बार भी मुझे देखने का मन नहीं किया क्या? वो बताते हैं बेटा, एक बार मैं तुम्हें देखने आया था, तब तुम बाहर भी आई थी, लेकिन तब तुम्हारे पापा यानी तुम्हारे माँ के पति ऑफिस से घर लौटे थे। उन्हें देखकर तुम्हारा चेहरा एकदम से खिल गया
और तुम भागकर उनसे लिपट गई। उन्होंने बड़े प्यार से तुम्हें उठाया और तुम्हारे साथ खेले और फिर तुम्हें अंदर लेकर चले गए। एलेक्स को विश्वास ही नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वो जो दूसरे पापा है उनके साथ इतनी क्लोज थी। और तब उसके असली पापा कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है बेटा, तुम उनके साथ उस दिन बहुत ही खुश थी, इसलिए मैं तब तुमसे नहीं मिला, क्योंकि वो इंसान जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया उससे ज्यादा प्यार शायद मैं तुम्हें नहीं दे सकता था। मेरे हिसाब से तो वही तुम्हारा असली पापा है। इतने में दोस्तों उन्हें अलग सॉन्ग बजाने के लिए बुलाया जाता है और वो एलेक्स को बाय कहकर चले जाते हैं। उनसे मिलकर एलेक्स का जी हल्का हो गया था और वो बहुत ही इमोशनल होकर ब्रैड का हाथ पकड़कर वहां से निकलती है। फिर दोनों थोड़ा घूम फिरकर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन दोनों को अजीब फील होता है और लगता है शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं दोस्तों। दोनों रूम्स के बीच एक दरवाजा होता है जिसे खोलकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह एलेक्स बहुत ही गिल्टी फील करती है कि उसने गलत कर दिया, लेकिन तब ब्रैड उसे बताता है तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है। वो किसी काम से नहीं गई थी, बल्कि मैंने तुमसे झूठ बोला, वो ब्रेकअप करके चली गई थी मुझसे। एलेक्स पूछती है पर ब्रेकअप की वजह क्या थी? ब्रैड कहता है ब्रेकअप की वजह तुम थी। उसे लगा कि मैं तुम्हारे साथ जितना कंफर्टेबल नजर आता हूँ उतना उसके साथ नहीं हूँ। ये सुनकर एलेक्स को और गिल्टी फील होता है। फिर दोनों वापस शहर के लिए निकलते हैं। रास्ते भर दोनों आपस में बातें नहीं करते, शर्म आ जाती दोनों को। ब्रैड कहता है कि तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगने लग गई थी। लेकिन एलेक्स कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होने से पहले बता देना चाहिए था ना कि मेरी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई, वरना मैं ये गलती कभी नहीं करती। कहकर वो घर चली आती है, लेकिन वहाँ पे एलन बैठा होता है। वो कहता है कि मैंने इतनी देर तुम्हें बहुत मिस किया, सच बता रहा हूँ, तुम्हारे स्माइल को बहुत मिस किया वगैरह वगैरह। लेकिन एलेक्स कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, लेकिन मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, इन सबको तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और मैं उन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ आकर नहीं रह सकती, इसलिए हमारा ब्रेकअप करना ही बेहतर होगा। ये कहकर एलेक्स घर चली जाती है, लेकिन गुस्से में वो उस टू डू लिस्ट को फाड़ देती है कि यही सारी फसाद की जड़ है दोस्तों। अब अगले दिन वो देखती है कि एक बस पर एक गेम का ऐड है। ये वही गेम है दोस्तों जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड फिन डेवलप कर रहा था। एलेक्स तो दंग रह जाती है कि क्या सच में उसका गेम बनकर तैयार हो गया इतनी जल्दी, और उसका प्रमोशन भी किया जा रहा है, बताओ यार। खैर यहाँ पे थोड़ा शॉक होके वो स्कूल जाती है, तो वहाँ एलन किसी से बात कर रहा होता है। दोनों कैजुअली एक दूसरे को देखते हैं, लगता है दोनों ही मूव ऑन कर चुके हैं। फिर एलेक्स घर जाती है तो वहाँ उसके दोनों भाइयों ने बाहर एक टेंट लगाया होता है। एलेक्स के टू डू लिस्ट में ये भी था कि खुले आसमान के नीचे पूर्णिमा की रात को चांद को देखते हुए कैंप लगाना। उसका वो टास्क पूरा करवाने में मदद करने के लिए आए हैं उसके दोनों भाई। उस रात भाई बहन चांद को देखते हुए वहीं लेट जाते हैं और अपने अपने बचपन में जो उन्होंने किया उन बातों को शेयर करते हैं। फिर छत में जाकर बातें करने लग जाते हैं। दोनों भाई पूछते हैं क्या हमें भी माँ की वीडियोस दिखाओगी या खुद ही खुद देखोगी, और फिर एलेक्स भी अब तक की मिली हुई सारी सीडीज उन्हें प्ले करके दिखाती है। एक वीडियो में एलिजाबेथ ने कहा होता है कि बचपन में इन लोगों ने कार साफ किए थे और सोचा था कि इस काम में जो पैसे मिलेंगे उससे वो गेम्स खरीदेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं वो सारे पैसे ऑर्फनेज को डोनेट करने वाली थी। ये सब कहकर वीडियो में एलिजाबेथ हंसती है और इन्हें भी अपनी बचकानी सोच और हरकतों पे हंसी आ जाती है दोस्तों। फिर एलेक्स अपने हाथ पे बना टैटू दिखाती है, यानी उसने टू डू लिस्ट का ये टास्क भी पूरा कर लिया था। हालांकि इस पे एलिजाबेथ ने मना किया था कि मत बनाना, मतलब उसने इतना जोर नहीं दिया था। फिर एलेक्स अपने पापा से मिलने जाती है, हाँ दूसरे वाले, असली वाले नहीं, दूसरे वाले जो फिलहाल हैं, जिन्होंने एलेक्स को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वही वाले। और आज पहली बार वो ठीक से टाइम पे पहुंची होती है दोस्तों। पापा को देखकर वो उन्हें हक कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अपने सगे बाप से ज्यादा प्यार इन्हीं से मिल रहा है उसे। बहुत इमोशनल होती है इस समय, और इस तरह पापा से सुलह करने के बाद ये टास्क भी पूरा हो गया था। फिर एलेक्स ब्रैड से मिलने उसके ऑफिस जाती है। वो ब्रैड के लिए गिफ्ट भी लाई थी, लेकिन वहाँ ब्रैड नहीं होता, उसका सीनियर लॉयर होता है। एलेक्स पूछती ब्रैड कहाँ है, तो वो सीनियर कहता है कि वो थोड़ा बिजी है, अभी इस फर्म का पार्टनर बन चुका है, तो ज्यादा काम हो चुका है उसके लिए। एलेक्स पूछती है ये अचानक कैसे हो गया, तो सीनियर हंसकर कहता है कि वो अचानक मेरे केबिन में घुसा और मुझ पे बुरी तरह चिल्लाने लगा कि मैंने इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है, कितना मुनाफा कमा के दिया है, फिर मुझे इतने सालों से पार्टनर क्यों नहीं बनाया, मुझे कब तक एसोसिएट लॉयर बना के रखोगे, ये उसने कहा। तो बस मैं भी इसी का वेट कर रहा था कि कब वो हिम्मत जुटाकर मुझसे ये सब पूछेगा। आखिर उसमें कॉन्फिडेंस और हिम्मत आ गई, उसने बोल दिया और मैंने उसको पार्टनर बना दिया। खैर ये गिफ्ट तुम उसके लिए लेकर आई हो क्या, दिखाओ। एलेक्स कहती है कि हाँ वो है बढ़िया लॉयर, लेकिन उससे खुद के लिए एक टाई तक सिलेक्ट नहीं की जा सकती, इसलिए उसके लिए एक अच्छा सा टाई लेकर आई हूँ। और हाँ मैंने अपनी माँ के बताए हुए सारे टास्क पूरे कर लिए हैं सिवाय एक के, फाइंड ट्रू लव, शायद वो मेरे नसीब में है ही नहीं। और तब सीनियर एलिजाबेथ का लिखा हुआ एक लेटर पढ़कर सुनाता है। एलिजाबेथ ने लिखा होता है कि महज 6 महीनों में अपना ट्रू लव ढूंढने की जो कोशिश कर रही हो वो सरासर में बेवकूफी है। मैंने अपनी पूरी उम्र ट्रू लव की तलाश की, लेकिन वो आखिर तक मुझे मिला ही नहीं, इसीलिए मैं ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि तुम्हें इतनी जल्दी अपना ट्रू लव मिल जाए।
जाएगा। तुमने अपने सच्चे प्यार को ढूंढने की कोशिश की, यही बहुत है। एलिजाबेथ ने सीनियर लॉयर को बताया था कि अगर एलेक्स इस आखिरी टास्क में हार भी जाए तब भी उससे वो फाइनल गिफ्ट जरूर देना जो मैं उसको देना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, और पता है उस गिफ्ट में होता है एक और सीडी और एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ का घर एलेक्स को मिलेगा, लेकिन वो उसे तभी मिलेगा जब वो खुद को पहचान जाएगी, वो क्या करना चाहती है ये जान जाएगी। एलेक्स या तो उस घर में रह सकती है या फिर उसे रेंट पे दे सकती है। उस घर के मेंटेनेंस, टैक्स वगैरह के लिए जो खर्चा होगा वो सब एलेक्स को एक फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट के जरिए मिलता रहेगा। इस तरह एलिजाबेथ ने एलेक्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लानिंग करके रखी थी दोस्तों, ताकि एलेक्स को कभी किसी चीज की कमी ना हो। ये सारी बातें जानकर एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। तो सीनियर लॉयर कहता है कि अरे तुम रोने क्यों लगी, मुझे आंसुओं से बहुत ज्यादा एलर्जी है, मैं अभी ब्रेड को भिजवाता हूँ, कहकर वो चला जाता है। फिर एलेक्स घर आकर उस आखिरी सीडी को प्ले करती है जिसमें एलिजाबेथ ने कहा होता है कि बेटा आखिर तुमने कर दिखाया ना, पर तुम्हें यहीं पे रुकना नहीं है, आगे भी अपनी हर कोशिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश करना है। अगर अभी तक तुमने अपना ट्रू लव नहीं ढूंढा तो फिक्र मत करो, अगर उसे ढूंढने में पूरी उम्र भी लग जाए ना तब भी कोशिश करती रहना। और तब वीडियो में एलेक्स आती है और एलिजाबेथ से पूछती है मम्मा ये क्या कर रही हो आप। शायद उस समय एलेक्स भी वहाँ पे आ गई और पूछ रही है मम्मा आप क्या कर रहे हो। तो एलिजाबेथ ने कहा बेटा ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, पर उस वक्त एलेक्स नहीं जानती थी कि एलिजाबेथ उसी के लिए सीडी बना रही है जो फ्यूचर में उसके काम आने वाली है। और एलिजाबेथ की मौत के बाद ये सब एलेक्स को मिलने वाला है, उसे नहीं पता था। वो एलिजाबेथ से लिपट कर कहती है उस समय, मतलब वीडियो में, कि पता नहीं मैं आपके बिना कैसी रहूंगी माँ, आई मिस यू। और तब एलिजाबेथ एलेक्स को गले से लगाकर कहती है आई लव यू बेटी, और फिर कैमरे को देखकर वो बाय कहती है। बहुत ही टचिंग होता है दोस्तों ये सीन वैसे। और ये सारी चीजें देखकर एलेक्स बड़ी मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल कर पाती है, बहुत इमोशनल होती है वो। और तब उसको समझ आता है कि उसका ट्रू लव ब्रेड ही है। एलेक्स ड्राइविंग सीख चुकी थी और उसको लाइसेंस भी मिल गया था, लेकिन फिर भी वो डर डर के चलाती थी। साइकिल में जा रहे लोग भी उसे पीछे छोड़ जाते थे, इतना धीरे चलाती थी वो। जैसे तैसे वो ब्रेड के घर पहुंच जाती है। अंदर ब्रेड सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसको लगता है जैसे कि किसी ने बाहर खड़ी उसकी कार को ठोक दिया। आवाज सुनकर वो चौंक कर उठता है, ओह ये देखिए, और वो यही बुक पढ़ रहा था शायद जो एलेक्स को पढ़ना था। वो घबरा कर बाहर आता है तो देखता है कि एलेक्स की कार ने उसकी कार को ठोक दिया। पूछता है कि मेरी कार को डैमेज क्यों किया और तुम यहाँ पे क्या आई हो, दोबारा से दोस्ती करना चाहती हो क्या? देखो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी और तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनेगी। एलेक्स कहती है मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आई। डैड कहता है तो ठीक है, फिर हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे, गुड नाइट। इस तरह चिढ़कर वो जाने लग जाता है, लेकिन एलेक्स कहती है सिर्फ दोस्त नहीं, उससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ। और तब जाकर ब्रेड के भेजे में छोटी सी बत्ती जलती है, वो रुक जाता है और धीरे से मुड़ता है और एलेक्स की बातें सुनने में लग जाता है। एलेक्स कहती कि मेरे हिसाब से गुस्से में कहे गए किसी भी शब्द का मतलब निकालना ही नहीं चाहिए, शायद मुझसे भी वो गलती हो गई थी। खैर मैं और मेरी फ्रेंड्स अक्सर ट्रू लव के बारे में बातें करती थी। ट्रू लव का पता लगाने के लिए हमेशा हमारे पास 4 सवाल हैं। उन चारों सवालों के जवाब में अगर किसी के नाम आए तो वही ट्रू लव है। शायद तुम्हें भी उन सवालों में दिलचस्पी होगी, बताऊं क्या? पहला सवाल, क्या तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी केयर करता है? तुमने मेरी हमेशा केयर की है ना? दूसरा सवाल, क्या अपने मन की हर बात बिना सेंसर किए तुम अपने पार्टनर को बता सकते हो? क्या उसके साथ तुम इतने कंफर्टेबल हो? और जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी पता है, मेरे लिए तुम महज एक लॉयर थे, लेकिन तभी मुझे तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल फील हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी पास्ट की सारी रिलेशनशिप्स के बारे में बता दिया। तीसरा सवाल सुनो, क्या तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा बेस्ट वर्जन को तुम्हारे अंदर से निकाल सकता है, उसमें मदद कर सकता है? और आज जो मैं खुद बन पाई हूँ ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपना बेस्ट वर्जन को ढूंढने में तुमने पहले मेरी कितनी मदद की बताओ। और मेरे पास जो चौथा सवाल है उसका जवाब भी तुम ही हो, कहकर एलेक्स अपना मोबाइल दिखाती है। उसमें चौथा सवाल ये लिखा होता है कि क्या तुम अपनी पार्टनर को अपने बच्चों के बाप के रूप में इमेजिन कर पाती हो, मतलब क्या उसके साथ तुम एक सुखी परिवार को इमेजिन कर सकती हो? तो वो कहती है इसमें तुम्हारे अलावा किसी और को मैं इमेजिन कर ही नहीं सकती, और ये कहकर ब्रेड को गले लगा लेती है और दोनों किस करते हैं दोस्तों। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। शायद अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एलिजाबेथ ने यूं ही अपनी प्रॉपर्टी एलेक्स के नाम क्यों नहीं की। उसे इतने सारे टास्क देकर आखिर में उसे अपनी प्रॉपर्टी क्यों दी? क्योंकि एलेक्स को ये सारी चीजें फील जो करवानी थी। बाकी दोस्तों आपके लिए कमेंट्स खुले, बताइए कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।